में कोई भी सरकार इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों को भी 5 किलो या मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं? अधिकांश परिवारों में मिल रहा है ना, लेकिन केवल वह खाते ही नहीं होंगे लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं जरूर वो बचा लेते होंगे, कुछ बेचते भी। यह बात ईमानदारी है कि नहीं? और आज भी वह योजना चल रही है। बहनों भाइयों, इस प्रकार की योजना दुनिया के किसी भी दूसरे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। आज आपको बता दें कि जगाधरी की अनाज मंडी 29 जून को गौरवशाली भारत अंबाला लोकसभा रैली का आयोजन भाजपा पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार पहुंचे और जिसमें हजारों की संख्या में लोग उन्हें भाग लिया। उनका पार्टी नेताओं द्वारा स्वागत भी किया और मंच पर आसीन स्थानीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों का गुणगान करते हुए बताया कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे जन जन को फायदा हो रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद जांगड़ा ने भी मोदी सरकार की तारीफ करते हुए उपलब्धि गिनाई। स्थानीय नेता एवं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का सम्मान विदेशों में बढ़ा है और साथ ही साथ उन्होंने अंबाला लोकसभा में 33 विकास कार्यों को भी गिनाते हुए बताया कि पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा जो जनहितैषी योजनाओं द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह पिछले 33 वर्षों में भी पिछली सरकारों के द्वारा नहीं किए गए थे। वहीं अनिल विज की अगर बात करें तो अनिल विज ने भी अपने भाषण में कहा कि पटना में हुई विपक्षी बैठक में भेड़ बकरियों की बैठक कहा और अकेले शेर मोदी से डरकर सारे भेड़ बकरियां मिलकर मीटिंग करने में लग गई हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें उससे कोई गुरेज नहीं है कि विपक्षी एकता से, लेकिन उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती जो धारा 370 हटाने की बात करती है और वह कहती है कि अगर उनकी सरकार आई तो वह धारा 370 को हटाने का काम करेंगी। वहीं उन्होंने पटना में विपक्ष की बैठक में अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर जो देश के लोगों की आस्था का केंद्र है, उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और उन्होंने कार सेवकों को वहां जाने से रोका था। उन्होंने यह भी कहा कि क्या ऐसे लोगों को जनता मौका देगी और मोदी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए तारीफ करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह ने भी अपने भाषण में चर्चा करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में बहुत ही जनहितैषी कार्य हुए हैं, जिसका फायदा देश के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी देश के लोगों से जो भी वायदा करती है उसे पूरा करने का भी काम भाजपा पार्टी करती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने जो भी वायदा किया है या हमारी सरकार ने देश के लोगों से जो भी वायदे किए थे उनको पूरा करने का भी काम किया है, चाहे वह धारा 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके दर्शन कर भारत के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए हर घर शौचालय बनाने का काम किया गया है। हर गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर देने का काम भी भाजपा सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना आयुष्मान योजना के तहत लोगों को मुफ्त इलाज का भी फायदा मिल रहा है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि मोदी के द्वारा हर गरीब आदमी का प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों में खाते खुलवाए गए हैं और यह एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करते हुए राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि कोरोना काल में जब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, जब लोग दूर दूर से पलायन कर रहे थे अपने घरों के लिए, तब मोदी सरकार को उन गरीब लोगों की चिंता हुई तो उन्होंने हर गरीब आदमी को
का पेट पालने के लिए राशन मिल सके, दवाई का खर्च मिल सके और घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसी व्यवस्था हो, उसके लिए उन्होंने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना भारत में चलाई और यह एकमात्र ऐसी योजना है जो पूरे विश्व में भारत के सिवा इतनी बड़ी योजना किसी सरकार के द्वारा नहीं चलाई जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा क्षेत्र के लोग मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वालों को यहाँ दुकान नहीं खोलने देंगे और बिना नाम लिए ही राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग बताएं कि 2024 में भाजपा पार्टी को उनका साथ मिलेगा या नहीं। उनके भाषण में लगातार भाजपा सरकार की नीतियों का गुणगान किया गया और भारत आज 9,000 करोड़ के एक्सपोर्ट से बढ़कर 15 लाख करोड़ एक्सपोर्ट भारत देश द्वारा रक्षा सौदे सहित अन्य सामान द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2027 तक का लक्ष्य दिया है कि यह एक्सपोर्ट बढ़कर 35 से 40 लाख करोड़ का होना चाहिए। हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पहले विश्व में 10वें नंबर से भी नीचे थी, लेकिन आज भारत की व्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर है और जिसका मोदी की भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में उसको पहले 3 पर लाने की निरंतर कोशिश भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है और भाजपा सरकार के नेतृत्व में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश का कोई भी पड़ोसी देश भारत को आंख दिखाने की हिमाकत नहीं करता, यह सब मोदी के नेतृत्व में ही हुआ है। इस तरह की बात स्थानीय नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। तो देखिए राजनाथ सिंह ने अपनी बात में क्या कहा, यह भी आपको सुनवाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, पंजाब के मुख्यमंत्री वहां थे, अखिलेश यादव थे, महबूबा मुफ्ती थी, यानी सभी विपक्ष के नेता वहां पर एकत्रित हुए। भाई मुलायम यादव ने वहां पर पर्चे डाली थी, किस प्रकार से गोली चलाई थी, किस प्रकार से लाठी चलाई थी। वो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर यहाँ दोबारा बने, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पूर्व कहा था कि हम धारा 370 खत्म करेंगे, करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे और राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जल्दी ही उसका दरवाजे खुलने वाले हैं। तो क्या ये मुलायम सिंह यादव जुबा पे तेरा चर्चा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा। कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जो नेता जिन्होंने लंबे समय तक केंद्र में भी हमारे साथ काम किया है, ऐसे श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ और हमारे हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री जिनके ऊपर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है और आप उनसे अच्छी तरह परिचित हैं किस तेवर के वह नेता है, ऐसे श्रीमान अनिल विज जी। कहता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यहां से हमारे मित्र जिन्होंने कि लंबे समय तक संसद में मेरे साथ जिम्मेदारी संभाली थी और इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी थे, रतन लाल जी कटारिया। बहनों भाइयों, जो ही मेरा कार्यक्रम लगा सहज रूप से मेरे स्मृति पटल पर उनकी याद ताजा हो गई। छोटी बैठक हो था बड़ी बैठक हो, एक भी बैठक ऐसे नहीं होती थी जिसमें रतन लाल जी कटारिया कुछ न कुछ अपने विचार न व्यक्त करें और अपना विचार व्यक्त करने की रतन लाल जी कटारिया की जो शैली होती वह अद्भुत होती है कि एक बार जब वह बोलते थे तो एक बार तो ठहाका लगाने के लिए सारे सांसद मजबूर हो जाते थे। ऐसे थे आपके सांसद रतन लाल जी कटारिया। और
और बहनों भाइयों, इस धरती के करिश्मे को मैं अच्छी तरह जानता हूं। खेलों के मामले में भी हरियाणा ने सदैव भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इस हिंदुस्तान में सर्वाधिक मेडल देने वाला यदि कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है हरियाणा है। और जहां तक मुझे याद है, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं, तो भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाली जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, बताया जाता है कि उनकी भी यमुनानगर यह कर्मभूमि रही। खेलों में सर्वाधिक पदक यानी मेडल जीतने के कारण ही हरियाणा के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय खेलों की राजधानी है। 2014 में आपने पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान में हम लोगों की सरकार बनाई थी। पूर्ण बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई थी। उस समय आपको एक उम्मीद थी, आपको एक आशा थी कि एक बार मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाकर देख लिया जाए। बहुतों को देखा, अब इनको भी एक बार हम देख लेते हैं, आजमा लेते हैं कि कैसे सरकार चलाती है। 2014 में सरकार बनने के बाद 5 वर्ष तक उनके कामकाज को देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, यह इंसान एक गजब का इंसान है, यह करिश्माई इंसान है। इसलिए 2019 में भी आप लोगों ने पहले से अधिक सीटों पर विजय दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हिंदुस्तान में बनाई। पहले तो एक उम्मीद से आपने सरकार बनाई, और बहनों भाइयों, कभी उम्मीद टूट जाती है, आशा यदि कभी टूट जाती है, तब भी लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, इस बार हमारी आशा टूट गई, हमारी उम्मीद टूट गई, लेकिन आगे कभी न कभी हमारी आशा पूरी होगी, उम्मीद पूरी होगी। लेकिन 9 वर्षों के अंदर जो जन सामान्य में उन्होंने विश्वास पैदा किया है, बहनों भाइयों, जहां जहां मैं जाता हूं, जिन जिन भी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले भी जब भारतवासी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करता हूं। मुझे लगता है कि इस देश की जनता का विश्वास अब मोदी जी के प्रति पूरी तरह से पक्का हो गया। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसी समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में वह चुनाव के मैदान में उतरे। मैं उनके कर्तृत्व से अच्छी तरह परिचित हूं, उनके व्यक्तित्व क्षमता से अच्छी तरह मैं परिचित हूं, उनकी नीयत से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं, उनके ईमान से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मुझे याद है कि एक बार हम और वो दोनों लोग एक सार्वजनिक सभा में मौजूद थे। उस समय उन्होंने कहा, एक बात कही थी, तो मुझे लगा कि बात तो बहुत बड़ी बोल गई इन्होंने, लेकिन वह बात पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, यह तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आज भी यदि याद करता हूं, तो उन्होंने कहा था, मोदी जी ने उस समय, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इस देश को नहीं मिटने दूंगा, इस देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। और वह करके उन्होंने, मोदी जी ने दिखा दिया मेरे बहनों। इसी कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत दुनिया में भारत की बनी है, यह हैसियत दुनिया में भारत की बनी है। और आज मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बहुत वित्तीय फर्म, फाइनेंशियल फर्म थी, उसने 2013 में कहा था कि भारत अपने गरीबी के अथवा आर्थिक तंगी के संकट से कभी उबर नहीं पाएगा, हमको ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई देती है। उसने दुनिया के कुछ देशों का नाम लिया था और उन देशों के बारे में यह कहा था कि इन देशों की अर्थव्यवस्था यानी माली हालत यह लड़खड़ा रही है, कब टूट जाए, कब बिखर जाए, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे देशों को ध्यान में रखते हुए एक नाम उसने दिया था, फ्रेजाइल 5, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति कभी भी लड़खड़ा सकती है, कभी भी समाप्त हो सकती है, ऐसा कहा। उस फर्म का नाम है मॉर्गन स्टैनली। यह फाइनेंशियल फर्म है। आज वह फाइनेंशियल फर्म कहती है कि भारत अब तो जो 2013 में देश की आर्थिक हालत के मामले में जो दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था,
आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। लेकिन मॉर्गन स्टैनले ये फर्म यह कहती है कि भाई इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते यानी ठीक 4 वर्ष के बाद हमारा यह हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। बहनों भाइयों, यह बात मानी जानी एक फर्म है मॉर्गन स्टैनले फाइनेंशियल फर्म, उन्होंने कहा है। भारत की हैसियत इस तरीके से दुनिया में बढ़ गई। भारत के बारे में धारणा थी भारत एक कमजोर भारत है, जो चाहे सो आंख दिखा दे। सब तो सब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी था, जब होता था तब भारत को आंख दिखा देता था। और मैं भारत का गृह मंत्री था। बहनों भाइयों, बड़ी दर्दनाक घटना हो गई। पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में घुस आए और उन्होंने हमारे सुरक्षा के जवानों पर कातिलाना हमला करके कई सुरक्षा के जवानों को मार डाला। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे। बहनों भाइयों, 10 मिनट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखो ही आपको बात बता रहा हूं। और उसके बाद हमारे देश के सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। और उस कार्रवाई से हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत इस पार से भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी जाकर भारत मार सकता है। दुनिया में यह हैसियत भारत की रही। इसीलिए मैंने कहा कि भारत का कमजोर लोगों ने अधिकांश नहीं किया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो भी हम लोगों ने वादे किए थे, अपने वादों को हम लोगों ने अक्षरशः पूरा किया। पहले यह होता था अपने वादों को राजनीतिक पार्टियां पूरी नहीं करती थी, उसकी चिंता नहीं करती। हमने जो कहा सो किया। अनिल भी जी आपको याद दिला रहे थे धारा 370 की जम्मू कश्मीर की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं 1951 उस समय जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार जिस दिन बन जाएगी और हमको दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है अन्य राज्यों की अपेक्षा, हम उस विशेष दर्जा को यानी धारा 370 को समाप्त कर देंगे। और जब यह चुनाव होता था तब हम अपने घोषणा पत्रों में उसे शामिल कर देंगे। लोग ये कहते थे कि ये जनसंघ वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जब चुनाव आता है तब इनको धारा 370 की याद आ जाती है। लेकिन बहनों भाइयों, हमको दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में वो बहुमत नहीं मिला था, इसलिए हम अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता अपने वचन के प्रति बनी हुई थी। आपने देखा कि वह क्षण आ गया जब संसद के दोनों सदनों में हमको लगा कि अब हमारा बहुमत है, तो बहनों भाइयों हमने क्षण भर की देर नहीं लगाई। धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, उसको चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया बहनों भाइयों। और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। जो भी कहा था, एक बचते जो स्थान पर जो पड़ी हैं उनको भव्य स्वरूप देने का काम भी यदि किसी सरकार ने इसे हिंदुस्तान में किया है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने किया। याद दिला रहे थे बीजी राम मंदिर का, मुझे याद है 1984 में जब हम लोगों ने घोषणा पत्र अपना तैयार किया, तो उस घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार यदि बन जाएगी, बहुमत यदि हमको मिल गया, तो हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। 84 के बाद लगातार हर 5 साल पर जनता कहती थी, भाई आपने कहा था कब करेंगे आप लोग, इसको घोषणा पत्र में कहना आप बंद कर दीजिए। लेकिन बहनों भाइयों, देखा आपने कि वह दिन आ गया। क्या आप जाकर अयोध्या की धरती पर देख सकते हैं, वहां पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है बहनों भाइयों। और 24 जनवरी के बाद जाकर अपना शीश झुकाकर आप रामलला का दर्शन कर सकते हैं। स्वीकार किया मेरे बहनों भाइयों, तो केवल और केवल हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको कि हम जो कहेंगे हम वो करेंगे, चाहे उसके लिए हमको कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भ्रष्टाचार की बात हम लोगों ने कही थी, हम लोगों ने यह दावा नहीं किया था कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त करना यह कोई सामान्य काम नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकारी संस्थानों में पहले से भ्रष्टाचार को कम करने में इस आजाद भारत में किसी भी पार्टी की सरकार ने कामयाबी हासिल की है तो हम लोगों की पार्टी की सरकार ने कामयाबी हासिल की है। 2014 के पहले 10 वर्षों तक, उसके पहले भी रही है, आजादी हासिल होने के बाद भी पहला आरोप जीत घोटाला का लगा था। उसके बाद कई कोयला घोटाला और कई इस प्रकार के घोटाले, कितने घोटालों का मैं नाम लूं, कई घोटालों का आरोप इस सरकार के ऊपर लगा। इतना ही नहीं, उन घोटाले के आरोपों के कारण उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी, मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी, फिर भी सरकारें चलती रही बहनों भाई। लेकिन आज 9 वर्ष गुजर जाने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक व्यक्ति भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे मोदी जी की सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो बहनों भाइयों। और एक व्यक्ति भी यदि भ्रष्टाचार के आरोप में पाया गया तो उसका स्थान सरकार में नहीं होगा बल्कि वह सरकार के बाहर होगा। यह संकल्प है हमारी पार्टी का। जो मैं बैंकों में खाता खोल रहा हूं तो उसका करिश्मा क्या होगा, लेकिन बहनों भाइयों वह बाद में मैंने देखा। आज यदि हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2000 रुपये हर 4 महीने पर यदि प्राप्त होते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके जेब में पहुंचता है बहनों भाइयों। 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता हमारे, तब जाकर हम भ्रष्टाचार पर अंकुश पा पाएंगे। और उस दृष्टि से भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत ही प्रभावी काम किया है मेरे बहनों भाई। कोरोना का संकट था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां भी आप सब लोग कोरोना से तो प्रभावित रहे होंगे। इसमें बहुत सारे लोग कोरोना से प्रभावित थे कि नहीं कोरोना से, या कितने लोग प्रभावित थे, हाथ उठाइए तो। कोरोना से कितने लोग प्रभावित थे? इधर के लोग कोविड कोरोना काफी लोग प्रभावित। मेरे बहनों भाइयों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस समय कोरोना का जो वैक्सीन होती थी, टीका, वो भारत में नहीं बनता। यह हुआ कि क्या किया जाए, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने हैदराबाद जाकर हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल ऊंचा किया और यह कहा कि नहीं, आप लोग संकल्प लीजिए और इस कोरोना के टीके का निर्माण इस भारत में ही होना चाहिए। और बहनों भाइयों, कोरोना वैक्सीन का निर्माण भारत में हमारे वैज्ञानिकों ने प्रारंभ किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह वैक्सीन, वह टीका हर भारतवासी को कम से कम 2 या 3 टीका लग गया होगा। लेकिन अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है बहनों भाइयों, उस अमेरिका में भी जिसकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है, बामुश्किल 30 करोड़ के आसपास है, वहां पर सभी को कोरोना का 3 डोज की बात छोड़िए, 2 डोज भी सबको नहीं लग पाई है। ऐसी स्थिति वहां की है। और इस वैक्सीन को हम लोगों ने केवल उसका उपयोग भारतवासियों को ही टीका लगाने में नहीं किया है, बल्कि दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भारत के वैज्ञानिकों के हाथों से बनी हुई वैक्सीन को हम लोगों ने मुहैया कराया ताकि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों की भी जान बच सके। में कोई भी सरकार इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों को भी 5 किलो या मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं? अधिकांश परिवारों में मिल रहा है ना, लेकिन केवल वह खाते ही नहीं होंगे लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं जरूर वो बचा लेते होंगे, कुछ बेचते भी होंगे। यह बात ईमानदारी है कि नहीं? और आज भी वह योजना चल रही है। बहनों भाइयों, इस प्रकार की योजना दुनिया के किसी भी दूसरे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कई ऐसी योजनाएं हैं। किसान हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है,
क्या यह देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है? क्या किसी के साथ कोई भेदभाव किया है? किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सहायता देते समय क्या यह देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस मजहब का है? उतनी सब्सिडी शायद दूसरी सरकार रहती तो खाद पर भी उतनी सब्सिडी देने की हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन हम लोग अपनी सब्सिडी देने मुहैया कराने का भी काम कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस हरियाणा में मुझे बताया गया कि 14 फसलों की दी जा रही है, 14 फसलों की। और बहनों भाइयों, लगातार हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं, लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं। और जितनी खेती में लागत लगती है, कोशिश यही हम लोगों की रही है कि लागत का कम से कम 1.5 गुना हमारे किसानों को प्राप्त होना चाहिए। इसी सोच के आधार पर ही हम लोग जब भी एमएसपी निर्धारित करते हैं तो इस बात का बराबर हम लोग ध्यान रखते हैं। उसे आते थे बाहर से हम आयात करते, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरे भारत को तो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में भी हमारा भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम लोगों ने वह सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। और मेरे बहनों भाइयों, अब हम भारत में भारतीयों के हाथों से भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए टैंक भी तैयार कर रहे हैं, तोप गोले भी तैयार कर रहे हैं, मिसाइल भी तैयार कर रहे हैं, एम्यूनिशन भी तैयार।